हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल से हमारा लेक्चर चालू है प्रेसिडेंट के ऊपर, और हमने बताया था द यूनियन, संघ पढ़ रहे हैं और संघ में संघ की कार्यपालिका हमारा लेक्चर चल रहा है, जिसमें पहला हमारा टॉपिक था प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें हमने कल देख लिया था हमने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को 52 में, 53, 54, 55 यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट किया था कि 52 में राष्ट्रपति होगा भारत का, 53 में संघीय कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में होगी, 54 में उसका एक निर्वाचन मंडल होगा और 55 में उसके निर्वाचन की हमने रीति देख ली थी, किस प्रकार से उसका निर्वाचन किया जाता है। तो हमने बताया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, एकड़ संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा, और हमने आपको बताया था इनडायरेक्ट होता है, गुप्त मतदान होता है। वहां जब हम आपको एक बता रहे थे तो एक चीज वहां थोड़ी सी कल मेरी वीडियो रुक गई थी, तो उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और बताते हैं जो हम बताए थे वो आपको दिख नहीं पाया। तो आज हम वही शुरू करते हैं कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो एक ऐसा मतलब मापन रखा जाता है कि वहां तक अगर वो प्रेसिडेंट वोट पाता है कोई भी उम्मीदवार तो प्रेसिडेंट बन जाता है। क्या है तो वो देखते हैं। आइए थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि एक न्यूनतम कोटा होता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होता है तो उसके इलेक्ट होने की जो पद्धति है वो क्या है, एक न्यूनतम कोटा होता है। क्या होता है? कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का आधे से एक अधिक, आधे से अधिक या एक अधिक, मतलब 50% का +1, मतलब अगर वैध मत टोटल 100 है ना टोटल, तो कितना उम्मीदवार पाएगा कि वो इलेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा? 51 वोट, ठीक है। तो आधे से एक अधिक। यहाँ हम लिख देते हैं कि हमारा टॉपिक आज का है क्या। हमारा टॉपिक जो चल रहा है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ये जो था कुल वैध मतों का आधे से अधिक, अगर कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट इतना मत पाता है, इतना वोट पाता है, मतलब वैध मत है 100, मान लीजिए 100 वैध मत रखा गया, तो उसको कितना पाना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? 51, मतलब आधे से एक अधिक। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 16 की, सॉरी आर्टिकल 56 की। 56 में क्या बातें कही गई हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे ऐसे करके हम आज उसकी योग्यता, सेवा शर्तें क्या क्या है, सारी चीजें हम देखते हैं। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है प्रेसिडेंट से संबंधित? आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात करता है, प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात करता है, इसके टर्म की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जब प्रेसिडेंट बनता है तो उसकी कार्यकाल कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बनता है तो 5 वर्ष तक के लिए बनता है, तो उसकी कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की, ठीक है। एक चीज यहां ध्यान दीजिए कि जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है तो प्रेसिडेंट के लिए जब वो शपथ लेता है तो किसके सामने लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसके समक्ष, या सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वरिष्ठतम न्यायाधीश है, उसके सम्मुख, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। अब हमने ये क्यों बताया? हमने ये इसलिए बताया कि जब राष्ट्रपति अपना पद धारण करता है तो वो शपथ लेता है, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। तो वो किसके सम्मुख, कौन उसको शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम, मतलब मुख्य न्यायाधीश के नीचे जो आएगा वो शपथ दिलाएगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा रिजाइन करेगा तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। यहां ध्यान दीजिएगा, शपथ तो लेगा राष्ट्रपति, शपथ किसके सामने लेगा? ये लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। लेकिन इस्तीफे की बात करें तो इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को।
वाइस प्रेसिडेंट को। हाँ, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि 5 वर्ष तक तो वो धारण करता है, ठीक है, उसका कार्यकाल होता है। इसी बीच क्या हो सकता है कि वो किसी कारणवश अपना इस्तीफा दे दे, रेजिग्नेशन लेटर दे दे। तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ठीक। अब जब उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिया, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहा है प्रेसिडेंट, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा कि इसकी तत्काल सूचना, इसकी सूचना जो है तत्काल किसको देता है? तत्काल सूचना देता है लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है? 56 कहता है कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होगा? 5 वर्ष के लिए निर्धारित होगा। 5 वर्ष के अंतराल में या 5 वर्ष के अंदर अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश इस्तीफा देता है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति को जब प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है तो उपराष्ट्रपति इसका तुरंत इंफॉर्मेशन किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 56 में भी आता है कुछ इसी से संबंधित। अगर आर्टिकल 61 भी देखते हैं, आर्टिकल 61 जो महाभियोग से संबंधित है, यहीं पे इसको भी देख लेते हैं। महाभियोग ये बड़ा चर्चित है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, अब इसी में इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या है? 56 को और 61 को, अनुच्छेद 56 को अनुच्छेद 61 को हम जोड़ के देखते हैं। अब इम्पीचमेंट चूंकि कार्यकाल की बातें हो रही है तो पदावधि की बातें हो रही है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल तक कब तक बना रहता है, कैसे वो अपना इस्तीफा किसको देता है, बीच कार्यकाल कैसे छोड़ देता है। और यहीं पे एक महाभियोग की बातें हैं। महाभियोग में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का अतिक्रमण करता है, मतलब वॉयलेशन, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां सिर्फ शब्द इम्पीचमेंट जब लाया जाता है तो सिर्फ यही शब्द लिखा जाता है, वायलेशन करता है, तो इसके खिलाफ सदन, संसद के किसी भी सदन में क्या आता है? इसको, इसके ऊपर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव आता है। किसी भी सदन में, एक सदन के 1/4 सदस्य किसी भी सदन में हस्ताक्षर करके उसके ऊपर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन, सूचना देनी होती है। किसको देनी होती है? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो यहां ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी, जैसे अभी रामनाथ कोविंद है, इन केस अगर ये संविधान का वायलेशन करते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर इंपीचमेंट आएगा। संसद के, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा में आए चाहे लोकसभा में आए, लेकिन महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले इनको सूचना देनी होगी। सदन में प्रस्ताव कैसे रखा जाएगा? अगर किसी भी सदन में रखा जाता है तो उसका 1/4 सदस्य अगर सिग्नेचर करता है तो प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। और उसी सदन, जिस सदन में ये रखा गया है, उसी सदन के अगर 2/3 सदस्य, 2/3 मेंबर, 2/3 सदस्य अगर इसको पारित कर देते हैं तो ये महाभियोग जो है इसके ऊपर लगा। अगर 2/3 सदस्य मत दे देते हैं महाभियोग के संदर्भ में, तो ये उस सदन से, जैसे राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में 1/4 सदस्य महाभियोग के संबंध में सिग्नेचर किए तो प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। फिर वहां से 2/3, राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर उसको पारित कर दिए तो राज्यसभा से पारित समझ आएगा। फिर यही प्रस्ताव जाएगा कहां? मान लीजिए राज्यसभा में रखा गया, ठीक है, तो ये प्रस्ताव फिर कहां जाएगा? ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, या हो सकता है पहले लोकसभा में ही रखा जाए। प्रक्रिया यही है। सदन के किसी भी, यहां लिखा होता है कि संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, प्रस्ताव रखा जाता है, यहां से सवाल बनता है, ठीक। लेकिन ये देखिए आर्टिकल 61 जो है महाभियोग,
यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से बनता है, इसको याद रखिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लोकसभा में रखा जाता है, ठीक है। तो जब ये लोकसभा में रखा जाता है तो इससे संबंधित क्या होती है, वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कि यहाँ भी अगर 2/3 सदस्य इसको पारित कर देते हैं तो ये राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग पारित हो गया और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब राज्यसभा से ये पारित हुआ, लोकसभा में जाता है, तो जो राष्ट्रपति होता है या तो स्वयं दूसरे सदन में प्रस्तुत होता है या अपने अधीनस्थ के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रतिनिधि को प्रस्तुत होने के लिए रखता है। तो एक बार इसको और चर्चा में कर लेते हैं। चर्चा ये होती है आर्टिकल 61 की कि अगर राष्ट्रपति, यहां ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग क्यों लाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। संविधान का अतिक्रमण करने पर वायलेशन होता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन का राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 1/4 सदस्य सिग्नेचर करेंगे तो प्रस्ताव जो है वहां रखा जाएगा। 14 दिन पहले इनको सूचना देनी होगी, 14 दिन पहले ये है, ठीक है। और राज्यसभा से 2/3 सदस्य अगर प्रस्ताव पारित कर देते हैं, उस पर मत प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो लोकसभा में चला जाएगा। किसी भी सदन में चला जाए तो पहले लोकसभा में रखा जाए या पहले राज्यसभा में, या पहले राज्यसभा में रखा जाए बाद में लोकसभा में। फिर लोकसभा में या तो राष्ट्रपति खुद आएगा या अपने किसी प्रेजेंटेटर को भेजेगा, रिप्रेजेंटेटर को। वहां भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो आर्टिकल 56 को आर्टिकल 61 से हमने जोड़ के देखा। अब इसी में 56 में ही अगर हम यहां देखते हैं तो कुछ बातें और हैं। क्या बातें हैं? रिक्ति के संबंध में, वैकेंसी, रिक्ति के संबंध में बात क्या है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति आकस्मिक अगर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई या बीमार हो गया, ठीक है, या फिर दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, जैसा कि दुर्घटना होता हो नहीं, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी उनके लगे रहते हैं, लेकिन इन केस सीढ़ियों से गिर गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर राष्ट्रपति की रिक्ति आकस्मिक रूप से होती है, बीमार पड़ गए, मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उस संबंध में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा, राष्ट्रपति का पद बना रहेगा। और कौन कार्य करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये ध्यान दीजिएगा। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो सकता है? इसके लिए वरीयता क्रम रखा गया है। क्या वरीयता क्रम है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के अगर वरीयता क्रम की बात करते हैं तो यहां देख लेते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के वरीयता क्रम की बात करें तो कौन आता है इसमें? वरीयता क्रम में बात करते हैं तो पहले वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति। अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, याद रखिएगा, ये फिगर याद रखिएगा, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है वही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, ठीक। अब कुछ और देखते हैं। एक जब मैंने यहां लिखा कि सीजीआई मतलब सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एकमात्र न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, ये यहां से सवाल बना हुआ है, ठीक। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो है एम हिदायतुल्लाह, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं। इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, ठीक। ये एक मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा और वरीयता क्रम में होगा, पहले उपराष्ट्रपति अगर है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, ठीक। अगर उपराष्ट्रपति का पद अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति नहीं है देश में, तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर सबसे जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, मतलब सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश के ठीक नीचे वाला, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और हमने यहाँ कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सिर्फ एक सिर्फ एक ही ऐसे मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह रहे हैं
जो 24 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब थोड़ी बातें और कर लेते हैं, क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति से संबंधित इसमें देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो संसद द्वारा निर्धारित जो भी वेतन भत्ते हैं, परिलब्धियां हैं, जो भी पावर्स हैं, राष्ट्रपति के ही समान, ठीक है, मतलब कि वेतन भत्ते, ठीक, और उसके बाद जो भी शक्तियां हैं, ठीक है, जो भी उन्मुक्तियां मतलब छूट, मान लीजिए ये भी बताएंगे उन्मुक्तियां हैं क्या, इसको ही बता देंगे, जो संसद द्वारा निर्धारित होती है, संसद द्वारा राष्ट्रपति के लिए, संसद द्वारा निर्धारित किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो ये सारी चीजें कौन यूज करेगा, ये सारी चीजें कार्यवाहक राष्ट्रपति यूज करेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति जब नहीं है इस केस में, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनेगा वो राष्ट्रपति के ही समान उसके आवास में रहेगा, उसकी शक्तियों का उपयोग करेगा, उतना ही वेतन प्राप्त करेगा। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। सवाल बन जाता है कितना वेतन है वर्तमान में, रुपए 5 लाख। आजकल ऐसे ही सिंबल लिखा होता है, ध्यान दीजिए रुपया का, तो रुपए 5 लाख रुपए जो है राष्ट्रपति के इसमें वेतन है, तो उनकी आवास को उपयोग करेगा, मतलब सारी चीजें यूज करेगा। लेकिन जो वेतन राष्ट्रपति को मिलता है वो वेतन कार्यवाहक राष्ट्रपति को नहीं मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 56 जब हमने शुरू किया तो कार्यकाल देखा 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के अंतराल में कभी भी वो उपराष्ट्रपति को उसका अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इसी से संबंधित हमने महाभियोग को जोड़ लिया। इसी के दौरान हमने देखा कि अगर रिक्ति होती है, आकस्मिक रिक्ति होती है, मृत्यु हो गई, बीमार हो गया, दुर्घटना हो गया, तो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। मुख्य अगर कोई राष्ट्रपति बना है और वो जो है आकस्मिक घटना उसके साथ घटित हो गई, तो उसकी जगह कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तुरंत तत्काल प्रभाव से बनेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का हमने वरीयता क्रम देखा, उसके जो है वेतन भत्ते क्या, कैसे परिलब्धियां, कैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति यूज कर सकता है, वो हमने देखा। अब आइए आर्टिकल 56 के बाद हम लोग आर्टिकल 57 में देखते हैं। 57 में क्या है, अभी हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं नहीं बताई है जो 58 में आता है। अभी हमने राष्ट्रपति की जो सेवा शर्तें हैं, ठीक है, वो नहीं बताई हमने, मतलब क्या है, कैसे लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद उसके शपथ कैसे लेता है, खैर हमने तो ये तो बता दिया शपथ कौन दिलाता है। सवाल यहीं से बनता है, वन डे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनता है कि शपथ कौन दिलाता है। अब शपथ में क्या लेता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, ये नहीं पूछता, ठीक है, ये तो एक जानकारी के लिए होती है। उसके बाद 61 हमने देख लिया, इम्पीचमेंट। 62 भी हम देख लेते हैं, उसमें क्या बातें रखी गई हैं। तो आइए आज उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति से संबंधित ये चीजें, ये अनुच्छेद जो है क्लियर कर ले। उसके बाद उसका आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति का वीटो कैसे लगता है, ये हम जिक्र करते हैं। तो एक देख लेते हैं आर्टिकल 57 क्या कहता है। आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ये हमारे संविधान में ये बात दिया हुआ है कि मतलब कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हो सकता है, रीइलेक्ट हो सकता है, ठीक है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कैसे देख लीजिए, हमारे देश में इस संबंध में कि अमेरिका में तो एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, मतलब राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे बराक ओबामा 2 कार्यकाल हुआ, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन हमारा संविधान इस पे मौन है, चुपचाप है। क्या कहता है कि एक व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। यहां इस चीज को याद रखिएगा, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे हम देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति थे।
और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। तो ये 1952 और 1957, 1952 और 1957 दो बार ये राष्ट्रपति चुने गए थे। ऐसे ही नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुनी गई थी। ठीक है, तो चूंकि आज के डेट में ये राष्ट्रपति पद जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रतिष्ठा का मुद्दा हो गया है, इसलिए पहले तो राष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी कैंडिडेट खड़ा जाता था, सर्वसम्मति से लोग उसको चुन लेते थे। लेकिन जब से ये वैश्वीकरण का दौर आया है, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है, राष्ट्रपति का पद भी बड़ा मायने रखता है। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। उसी उम्मीदवार को चुनने के लिए हमने आपको बताया कि हर वोटर के पास एक वोट होता है और वरीयता पद रखता है कि 4 लोग, मान लीजिए रामनाथ कोविंद, मीरा कुमार, ये पीए संगमा, ये खड़े हो गए, तो कोई भी व्यक्ति उनको चुनेगा ना तो उनको वरीयता देगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं कोविंद को दूंगा वोट, तो 1 नंबर पे उनको रख दिया, दूसरे पे मीरा कुमार को रख दिया, तीसरे पे मतलब पीए संगमा को रख दिया। फला व्यक्ति है तो उसने पीए संगमा को पहले रखा, दूसरे पे कोविंद को रखा, तीसरे पे रख दिया मीरा कुमार को। तो जो वरीयता क्रम है वही तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो आइए उसकी बात हो गई है, तो हम यहाँ पुनर्निर्वाचन की बात करते हैं कि अनुच्छेद 57 कहता है कि एक राष्ट्रपति जब एक बार राष्ट्रपति बन गया तो पुनर्निर्वाचन फिर उसका हो सकता है, वो दोबारा राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, कोई उसकी बाध्यता नहीं है। लेकिन अमेरिका में, यूएसए में कितनी बार है? यूएसए में सिर्फ 2 बार। ठीक, ये यूएसए से जोड़ के पूछता है, क्यों? क्योंकि यूएसए से हमारा बहुत सारी रिलेशन इसमें चल रहे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, स्ट्रेटेजिकल देखते हैं, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये 57 सिर्फ यही कहता है कि पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचन हो सकता है या चुनाव लड़ सकता है। आइए 58 की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल बनते हैं, आर्टिकल 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक, कोई भी व्यक्ति, इसको अर्हता भी कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए, जब आप किताबें पढ़ेंगे ना, शुद्ध हिंदी वर्ड लिखा हुआ है अर्हता। अर्हता का मतलब ये होता है योग्यता। हम सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। किताबों में आपको अर्हता, निरअर्हता लिखा होता है। क्या होता है? निरअर्हता। ठीक है, इसका मतलब अयोग्यता होती है कि व्यक्ति अयोग्य है, तो इस चीज को याद रखिएगा। खैर, आइए हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, बात करते हैं। पहला तो क्वालिफिकेशन इसका यही है। क्या है? पहला क्वालिफिकेशन ये है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, वह भारत का नागरिक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बनते हैं, वनडे एग्जाम में सवाल ऐसे बनते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता निम्नलिखित से संबंधित अनुच्छेद हैं। 57, 58, 59, 60 दे दिया, तो 58 हम इसलिए आर्टिकल बोल रहे क्योंकि फैक्चुअल है। वनडे एग्जाम में आर्टिकल पूछते हैं, इवन पीसीएस क्वेश्चन में भी आर्टिकल ही पूछते हैं। तो देख लीजिए, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं दे दिया कि निम्न राष्ट्रपति निम्नलिखित में से बन सकता है योग्यता, या राष्ट्रपति की निम्नलिखित योग्यता है। 35 वर्ष पूरी हो, 25 वर्ष पूरी हो, 18 वर्ष पूरी हो, 21 वर्ष पूरी हो, सवाल ऐसे बनता है। तो ये भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मतलब आर्टिकल 58 अपने आप में पूरा क्वेश्चन है। लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा नहीं, ओनली ऑन लोकसभा, केवल लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। ठीक है, योग्यता रखता हूं, और कोई लाभ का पद धारण न करता हूं, लाभ का पद धारण न करता हूं। लाभ का पद मतलब
अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम लाभ का पद बोल रहे हैं तो कुछ ऐसे पद जो लाभ के पद नहीं माने जाते, कौन कौन से पद होते हैं हम आपको बता दें। लाभ के पद में कौन कौन से, किनको किनको छूट दिया गया है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, संघ के या राज्य के मंत्री, ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक, ये जो है लाभ के पद में इनको शामिल नहीं किया जाता। सॉरी, इनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और मंत्री को, इनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता। बाकी लाभ का पद ऐसा होता है जो भारत सरकार की सेवा में कार्यरत हो, बाकी इनको छोड़ दिया गया है। तो ये 4 योग्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास ये 4 योग्यताएं होनी चाहिए। सवाल बनता कैसे है कि भारत का नागरिक हो, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। आयु कितनी हो, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आयु 35 वर्ष की हो। 25 वर्ष दे देना अगर क्वेश्चन में, ये ऑप्शन में, तो मत लगाइएगा। ऑप्शन में 35 वर्ष लिखा हो तभी आप टिक करिएगा। केवल लोकसभा का सदस्य, यहां कह सकते हैं कि केवल लोकसभा का ही सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर दे दिया राष्ट्रपति की योग्यता है निम्नलिखित में से और दे दिया राज्यसभा, मत लगाइएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की योग्यता है, जब हम आपको बताएंगे तो वहां लिखा होता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और किसी लाभ के पद पे न हो। तो ये आर्टिकल 58 आपकी योग्यता से संबंधित रही। 59 क्या कहता है? 59 कहता है कि कोई व्यक्ति जब राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, तो अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। अन्य पद को मतलब हमने जैसे आपको कहा कि संघ, ये राज्यों के विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकता, संसद का सदस्य नहीं बन सकता। इन केस कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के लिए, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं, जब वो राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता त्यागनी होगी। तो क्या है आर्टिकल 59 यही कहता है। आर्टिकल 59 के संबंध में थोड़ी बातें हम देख लेते हैं। क्या बातें हैं? कहता है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। कार्यकाल की अवधि कितना है? 5 वर्ष। कार्यकाल की अवधि के दौरान, ठीक है, कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, ठीक। ये राष्ट्रपति के आर्टिकल 59 कहता है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो 5 वर्ष तक के लिए उसके अंदर सिर्फ राष्ट्रपति रह सकता है, अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। अब आइए आर्टिकल 60 की बात करते हैं। 60 में क्या किया गया? अच्छा, इसी आर्टिकल 59 में कुछ और बातें अगर देखें तो ये है कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास, भारत सरकार का जो आवास है, शासकीय आवास का उपयोग करेगा, आवास का उपयोग करेगा, ठीक है। इसी से संबंधित थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं। तो ये पद सेवा शर्तों से संबंधित है कि कार्यकाल की अवधि के दौरान कोई पद धारण नहीं कर सकता, ठीक है, और इसकी सेवा शर्तें क्या है? बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा। और क्या है? और ये है कि उसको संसद द्वारा निर्धारित क्या क्या मिलेगा? वेतन, भत्ता, प्राधिकार मतलब विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेज, उन्मुक्तियां कि अपने कार्यकाल में कोई भी कार्य अगर वो करता है तो उसको न्यायालय में जो है याचिका या न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, यही उन्मुक्तियां है। वेतन की बात करते हैं तो वेतन की बात जब करते हैं तो उससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं
कि क्या है उसमें। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 कहता है कि राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है, रुपए 5 लाख। ठीक, तो ये जो है आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद और सेवा शर्तों से है, सेवा शर्तों से संबंधित है। ठीक, आइए अब आर्टिकल 60 देखते हैं। और इसमें क्या है, क्योंकि 61 हम देख चुके हैं, आज हम अपना इससे संबंधित जो मेन आर्टिकल है उसको खत्म करते हैं। कल से जो है राष्ट्रपति की शक्तियां जो है, कार्यपाल की, विधायी, सैन्य शक्तियां, न्यायपालिकी से न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, विवेकी शक्तियां, राष्ट्रपति के कितने वीटो हैं, ठीक है, वो वीटो, निलंबनकारी, ये वीटो, सारी चीजें हम यहाँ ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति के बाकी चीजों से संबंधित बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञा, आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित बातें हैं, शपथ या प्रतिज्ञा। अभी हमने आपको बताया कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें सीजेआई कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये बेसिक चीजें हैं। अपने नोट्स में इस चीज को आप लिख लीजिएगा। आइए अगले आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल जो हमने 61 पढ़ा दिया, महाभियोग से संबंधित, ठीक है। आर्टिकल 62 की बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 62 के बाद आर्टिकल 63 लग जाएगा जो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। तो आर्टिकल 62 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है रिक्ति से संबंधित, जो हमने आपको बता रखा है कि आकस्मिक अगर निधन हो गया, बीमार पड़ गए, दुर्घटना हो गई, तो आर्टिकल 62 कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, रिक्ति। हमने आपकी इसको जो है आपको डिटेल में बता रखा है। क्या बता रखा है? कि मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गया, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करेगा। चलिए, राष्ट्रपति से संबंधित आज जो है अनुच्छेद हमने 62 तक देख लिया, क्योंकि 63 से जो है वाइस प्रेसिडेंट का लग जाता है। कल की क्लास में राष्ट्रपति की जो है शक्तियों की बात करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे। कौन कौन सी है? कार्यपाल की, विधायी, ये सवाल बनता है कितने प्रकार की शक्तियां होती है? विधायी, न्यायिक, सैन्य, आपातकालीन, ठीक है। वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, और क्या होती हैं? विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, ठीक है। इसी में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो वीटो है कि राष्ट्रपति के पास कितने टाइप के वीटो होते हैं, तो हम वीटो से संबंधित बात कर लेंगे। आत्यांतिक वीटो, वीटो की अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, तो 3 टाइप के आत्यांतिक क्या होते हैं, ये कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। निलंबनकारी, सस्पेंशन जो होते हैं, और जेबी वीटो, कौन लगाया था, ठीक है। ये सब जो है हम कल की क्लास में यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो 3 दिन की हमारी क्लास हम जहां तक जानते हैं राष्ट्रपति से संबंधित होगी। 1 दिन राष्ट्रपति, 2 दिन की क्लास उससे अनुच्छेद से संबंधित, 3 दिन की क्लास हम देखेंगे कल की क्लास में कि उसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, किसकी नियुक्ति वो करता है, कौन राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। विधायी शक्तियों में क्या? सत्रावसान, उससे संबंधित बातें। इसी में हम आपको संयुक्त ये संसद पढ़ा देंगे। न्यायिक शक्तियां में क्षमादान की शक्तियां, आर्टिकल 72 क्या है वो बताएंगे। सैन्य शक्तियां क्या होती है वो बताएंगे। आपातकालीन 352, 356, 360 पढ़ा देंगे। वित्तीय शक्तियां क्या है? धन विधेयक, वित्त विधेयक। विवेकाधीन शक्तियां अपने विवेक के आधार पर कैसे काम करता है। आत्यांतिक, निलंबनकारी, ये जेबी वीटो, वीटो क्या है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से
किसी भी जनहित के मुद्दे पे सलाह मशवरा करना, आर्टिकल 143 क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों हमने ये बातें कर ली। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।